नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। मैं ये सीरीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ जिसे हम सामान्य रूप में कह सकते हैं किस्सा भारत का। मैं इसके अंतर्गत भारत के इतिहास के कई मुद्दों पर आपसे चर्चा करूँगा। वह इतिहास विषय से संबंधित नहीं है। वास्तव में ये मुद्दे वे होंगे जो एक राष्ट्र के युवा होने के कारण आपको, या राष्ट्र के नागरिक होने के कारण आपको पता होने चाहिए। जिस राष्ट्र के निवासियों को अपने राष्ट्र के भूगोल और इतिहास का ज्ञान नहीं होता, ऐसे नागरिक कभी भी न तो खुद पर गर्व कर सकते हैं, न राष्ट्र पर गर्व कर सकते हैं, और न ही अतीत से सबक लेकर वर्तमान को और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। वास्तव में जिस राष्ट्र का इतिहास और भूगोल नहीं होता, उस राष्ट्र का भविष्य भी नहीं होता। तो मैं जो ये भारत से संबंधित किस्से लेकर आया हूँ, तो मेरा एक परंपरागत विभाजन ही होगा। जो इतिहास का विभाजन होता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और समकालीन भारत, इसी संदर्भ पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज एक परिचय के रूप में मैं आपसे आया हूं, और मैं इस परिचय के अंतर्गत भारत के इतिहास के संदर्भ में थोड़ी बहुत बातें करूंगा, और मैं ये बताऊंगा कि आखिरकार मैं ये सीरीज़ किस तरह से लेकर आगे चलूंगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आप बहुत स्पष्ट रहें, ये इतिहास विषय की पढ़ाई नहीं है। यह भारत के उस इतिहास के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जो भारत के हर सामान्य नागरिक को पता होना चाहिए। हाँ, इस क्रम में जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो आपके पठन पाठन के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सबसे पहले तो बात होती है, आखिरकार हिस्ट्री या इतिहास है क्या। अगर हम शाब्दिक रूप में देखें तो हिस्ट्री का मतलब है हिस्टोरिया। ये ग्रीक या लैटिन वर्ड हिस्टोरिया से आया है, जिसका अर्थ है इंक्वायरी ऑफ द पास्ट, जिसका अर्थ होता है अतीत की जांच पड़ताल या अतीत के बारे में जानना। तो सामान्यतः इतिहास वह विषय है, इतिहास वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत हम अतीत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसे इतिहास संस्कृत भाषा में देखें तो इति धन ह्रास, अर्थात ऐसा हुआ था। वर्तमान में कई विद्वान ये कहते हैं कि हमें ये कहना चाहिए इति धन ह्रास का मतलब है दस इट वाज हैपेंड, अर्थात ऐसा निश्चित ही हुआ था। क्योंकि वर्तमान में ऐसी कई तकनीक आ गई हैं जिसके सहारे हम इतिहास में घटित हुई घटनाओं को सिद्ध कर सकते हैं, उनका वैज्ञानिक आधार दे सकते हैं। इसलिए अब इतिहास मात्र कोई कल्पना की बात नहीं रह गई है। इतिहास में जो हम बातें बताते हैं, उन बातों को कई तरीके से वस्तुनिष्ठता प्रदान की गई है, उन्हें तार्किक आधार प्रदान किया गया है। इसलिए अब इतिहास को उतना ही विश्वसनीय बनाने का प्रयास किया जा रहा है जितना कि विज्ञान होता है। यद्यपि इतिहास में व्यक्तिनिष्ठता के अवसर सदैव बने रहते हैं। इसी संदर्भ में कई लोग इतिहास के प्रति कई भ्रांतियां मान लेते हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतिहास का मतलब है लड़ाई करवाना, इतिहास तो मुर्दों की कहानी है। ऐसा नहीं है। इतिहास ही वो विषय है जिसमें मुर्दों को भी जीवंत कर दिया जाता है। अतीत से उठकर, कब्रों से उठकर जो दूसरे लोक में पहुंच गए हैं, वहां से भी आकर पुराने शासक बोलने लगते हैं। इतिहास कभी भी मुर्दों की कहानी नहीं रही है। इतिहास हमेशा जीवित लोगों की कहानी रही है। इतिहास ही एकमात्र ऐसा विषय हो जाता है, इतिहास ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र हो जाता है जहां मुर्दे भी जिंदा होकर बोलने लगते हैं। इसलिए इतिहास को मुर्दों की कहानी जो समझते हैं वो स्वयं में मुर्दे ही हैं, अन्यथा इतिहास को वो ऐसा समझने की भूल नहीं करते। तो मोटे तौर पर इतिहास क्या है, आपसे कोई पूछे तो आपके लिए ये कहा जा सकता है कि मानव के अतीत से लेकर वर्तमान तक की जांच पड़ताल, अतीत और वर्तमान के मध्य होने वाला संवाद,
अतीत और वर्तमान तक परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों के आधार पर की जाने वाली जांच पड़ताल ही इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास का मतलब यही है कि किसी भी राष्ट्र में, पूरे विश्व में जो कुछ भी घटित हुआ है उसके उन सभी घटनाओं की एक तार्किक समय सारणी बनाई जाए और उनका तार्किक विश्लेषण किया जाए। आखिर हम इतिहास पढ़ते क्यों हैं? क्यों जरूरी है कि हम इतिहास पढ़ें? तो दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए, इतिहास इसलिए नहीं पढ़ा जाता कि उसको पढ़कर हम आपस में लड़ें, उसको पढ़कर जो अतीत की बुरी बातें हैं उसे ही हम ध्यान रखें, उसको पढ़कर हम ये कहें कि अतीत में तुमने मेरे साथ यह बुरा किया तो आज मुझे मौका मिला है, मैं तुम्हारे साथ बुरा करूँगा। बल्कि इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि जिससे हम समय दर समय होने वाली घटनाओं को समझ सकें, उसके जो परिणाम रहे हैं उन्हें समझ सकें, जो दुष्परिणाम रहे हैं उनसे हम सबक ले सकें और वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हम वो गलतियां न दोहराएं जिन गलतियों ने अतीत में हमें बहुत शर्मसार किया है या अतीत में हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। वास्तव में बहुत सारे लोग ये समझ लेते हैं कि इतिहास मात्र तिथियों की कहानी है, जहां आपको तिथियां याद रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है। इतिहास में तिथियां केवल एक पक्ष हैं। इतिहास के अंतर्गत हम किसी भी राष्ट्र के अतीत के, वर्तमान के, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं को समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि आज के किसी भी राष्ट्र का जो निर्माण हुआ है वह अतीत के किन मूल्यों के आधार पर हुआ है। अर्थात किसी भी राष्ट्र के वर्तमान को समझने के लिए उसके अतीत को समझना अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है। और यह अतीत हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी कमियों को दूर कर राष्ट्र को और अधिक बेहतर मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हो जाएं। एक बड़ी शिकायत होती है कि इतिहास खुद को दोहराता है। नहीं दोस्तों, वास्तव में जो इतिहास जानते हैं, इतिहास उनके लिए स्वयं को नहीं दोहराता है। जो इतिहास नहीं जानते हैं, जो इतिहास जानते हैं, उनके लिए इतिहास स्वयं को दोहरा ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतिहास से सबक ले लिया है। वो गलतियां करेंगे नहीं तो इतिहास खुद को दोहराएगा कैसे? लेकिन जो इतिहास नहीं जानते हैं, उनके लिए इतिहास तो खुद को बार बार दोहराता है जब तक कि उन्हें सबक न मिल जाए। तो वास्तव में देखा जाए तो इतिहास किसी भी राष्ट्र के अतीत की जांच पड़ताल है, अतीत की खोज है। और इस खोज का मुख्य उद्देश्य होता है अतीत और वर्तमान के बीच एक सजीव संवाद स्थापित कर राष्ट्र को विकास के एक नए मार्ग पर ले जाना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि जब भी हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक कालखंड आता है या इतिहास का विभाजन आता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास। आखिरकार यह विभाजन क्या है? तो दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी को लें, हम अपनी ज़िंदगी को भी तो विभाजित करते हैं कि यह बाल्यावस्था थी, यह किशोरावस्था थी, यह युवावस्था है, यह प्रौढ़ावस्था होगी, यह वृद्धावस्था होगी और एक समय आएगा कि नौअवस्था होगी, है ना? हम अपने पूरे जीवन को भी तो कालखंड में बांटते हैं। पर यह बताओ, तुम आज युवा हो, लेकिन पूरे दिन भर में सोच के बताओ, कई बार तुम्हारी हरकतें बच्चों जैसी नहीं होती हैं। कई बार तुम युवा की तरह व्यवहार करते हो जो हो, कई बार तुम बुजुर्गों की तरह व्यवहार करते हो कि नहीं करते हो? हम आपकी उम्र को बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में जो विभाजन करते हैं, यह विभाजन लक्षणों के आधार पर है। यह विभाजन उस सुविधा के आधार पर है। यह विभाजन ऐसी सुविधा देता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया को समझ सकें। इसी तरह जब हम किसी भी राष्ट्र के अतीत की पड़ताल करते हैं
अतीत की खोज करते हैं, वर्तमान में जो भी चीज़ें हैं, जो भी कहा जाए कि किसी भी राष्ट्र का जो भी ढांचा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो ढांचा है, जब हम उसके मूल की खोज करते हैं तो हमें अतीत की तरफ जाना पड़ता है। फिर हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर अतीत से लेकर वर्तमान तक क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या चीज़ निरंतरता में चली आ रही है। अतीत से लेकर वर्तमान तक परिवर्तन और निरंतरता के तत्वों की खोज करना ही इतिहास है। और इस क्रम में जब हम खोज करना शुरू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक समय तक इस देश में ऐसा होता रहा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, एक समय के बाद परिवर्तन हो गया, फिर एक समय तक ऐसी व्यवस्था रही, फिर उसके बाद परिवर्तन हो गया। अर्थात किसी भी राष्ट्र के विकास क्रम में ऐसे कालखंड आते हैं जिसके अंतर्गत कुछ कालखंड की घटनाओं में समानता होती है, फिर अन्य कालखंड की घटनाएं किसी अन्य कालखंड की घटनाओं से अलग होती हैं। और जब हमें अध्ययन करना है तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमें फिर इतिहास को इसी आधार पर प्रायः प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और समकालीन इतिहास में विभाजित करना पड़ता है। तो यह विभाजन केवल अध्ययन की सुविधा मात्र है, कुछ और नहीं। जब रोमिला थापर जी अपनी किताब में जब विभाजन करती हैं तो इससे बढ़कर कई और ज़्यादा उप विभाजन वो लेकर आती हैं। तो इसलिए जो यह विभाजन है इतिहास का, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, समकालीन इतिहास, यह मात्र एक अध्ययन की सुविधा है, यह पत्थर की लकीर नहीं है। लेकिन यह इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है कि हम इसी हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात और देखा जाए कि प्रायः भारतीयों पर यह आरोप रहा है कि भारतीयों को इतिहास बोध नहीं था। जब अंग्रेज आए भारत में और अंग्रेज अपने साथ पश्चिमी मापदंड लेकर आए सारे, अंग्रेज जिस चीज़ को पश्चिम में जिस तरह से देखते थे, उनको उम्मीद थी कि पूर्व में भी सभी लोग उसी तरह देखेंगे। इसलिए जब वो भारत में आए और उन्हें भारत में जब शासन करना था और उन्होंने जब भारत के अतीत की खोज शुरू की, भाई आप किसी पे शासन करना चाहोगे तो आप ये जानना चाहोगे ना आखिर इसका स्वभाव कैसा है। अगर आपको भारत में शासन करना है तो भारत में आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आदि सभी व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। और ये जो व्यवस्थाएं आज की आपको दिखाई पड़ती हैं, आज की तो है नहीं, ये कई सौ सालों में विकसित हुई हैं। इसलिए जब अंग्रेज भारत में आए और वो धीरे धीरे एक व्यापारी से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरे और धीरे धीरे जब भारत के एक बड़े भाग पर उनका नियंत्रण हो गया, तब प्रभावी नियंत्रण के लिए, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनैतिक हो, इन सब के लिए समाज को समझना जरूरी था, भारत के समाज को समझना जरूरी था। और जो पश्चिमी जगत में इतिहास की जो व्याख्या, इतिहास की जो समझ थी, वो ये थी कि हर चीज़ को तिथिवार याद रखना। पश्चिमी जगत में इतिहास हम उसे कहते थे जिसमें हर चीज़ को डेट वाइज याद रखना, और उसमें राजनैतिक इतिहास पे बड़ा बल होता था। इसलिए जब उन्होंने भारत में इतिहास की खोज करनी चाहिए कि भारत का अतीत क्या है, तो उन्हें कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जो बिल्कुल डेट वाइज बातें बता रहा हो। इसलिए उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भारतीयों को इतिहास का बोध नहीं था, अर्थात भारतीय नहीं जानते थे कि इतिहास क्या होता है, और भारतीयों की कोई उपलब्धि भी नहीं रही। इसलिए भारतीयों ने अपनी उपलब्धि को इतिहास के रूप में रखने का प्रयास भी नहीं किया। अंग्रेजों ने यह आरोप भारतीयों पर लगाया है कि भारतीयों को इतिहास बोध नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर दो व्यक्ति अलग अलग परिवेश से हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा ग्रामीण परिवेश में रहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा शहरी परिवेश में रहा है, अगर वो किसी घटना को देखते हैं, क्या उस घटना के प्रति दोनों के विचार समान होंगे? नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति दोनों के विचार उस परिवेश से, उस व्यवस्था से संचालित होंगे,
उस व्यवस्था से प्रभावित होंगे जिस व्यवस्था में वो पले बढ़े हैं। अंग्रेज जो पश्चिमी जगत से आ रहे हैं भारत में, उन्होंने भारत में इतिहास को उसी निगाह से देखने की कोशिश की जिस निगाह से उनके राष्ट्र में देखा जाता था, उनके क्षेत्र में देखा जाता था। उन्होंने कभी ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि भारतीयों का अपने अतीत के प्रति एक अलग दृष्टिकोण हो सकता है। उन्होंने तो सिर्फ भारतीयों पर थोप दिया कि भारतीयों पर इतिहास का या भारतीयों में इतिहास का बोध नहीं था। ये उन्होंने थोपा क्यों? उन्होंने इसलिए थोपा जिससे ये सिद्ध किया जाए कि भारतीय एक लो ग्रेड के लोग रहे हैं, भारतीय हमेशा कूपमंडूक रहे हैं, भारतीयों की अतीत की कोई उपलब्धियां ही नहीं रही हैं। हम श्रेष्ठ हैं, इसलिए अगर हम भारत में आए हैं तो यह भारतीयों पर एक एहसान किया है और श्वेत व्यक्ति के सिर पर बोझ है कि यह इन सबको सभ्य बनाए। और फिर जब उन्होंने भारत के अतीत का अध्ययन करना शुरू किया, जो उनके पास किताबें थीं, उन किताबें में रामायण है, महाभारत है, मनुस्मृति है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, तो जब इन सबको पढ़ा तो कई ऐसे फॉरेनर थे जो उनको पढ़ के चौंक गए। कल्पना करो, ये जो अंग्रेज आए हैं, ये अंग्रेज अपने सन 1750 के बाद, या कहो जब सन 1764, सन 1757 में बक्सर, सन 1757 में 23 जून 1757 को युद्ध हो गया प्लासी का। उसके बाद 1764 में युद्ध हो गया बक्सर का, और बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है, और धीरे धीरे इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही इन्होंने शासन करना शुरू किया, वैसे ही इन्होंने भारत के इतिहास को समझने का प्रयास किया। और ब्रिटेन में 1750 के बाद का दौर औद्योगिक क्रांति का दौर है, अर्थात वहाँ पर औद्योगिक क्रांति आ गई, वहाँ पर पूंजीवाद स्थापित हो गया। और पूंजीवाद में जो भी संबंध होते हैं वो अर्थ सापेक्ष होते हैं। अमीर गरीब और ये सब, आपके पास धन है, दिखावा है तो आप बहुत अच्छे हो, आपके पास धन नहीं है, हृदय के बहुत अच्छे हो, आप समाज को जोड़ के रखना चाहते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं। तो वास्तव में सन 1750 के बाद जो पश्चिमी जगत, खास तौर पे जो ब्रिटेन था, वहाँ पर लोगों में अकेलापन आ रहा था, सब कुछ अर्थ सापेक्ष हो गया था, वहाँ पर परिवार आदि टूट रहे थे। तो ऐसी कई समस्याएं थीं जिनमें उन्हें लगता था कि व्यक्ति अकेला रह सकता है, धन ही सब कुछ होता है, अपने अपने अधिकार ले लेने चाहिए। लेकिन जब उन्होंने भारत में आकर रामायण का अध्ययन किया, और रामायण का अध्ययन करने के बाद उनको लगा कि अरे बाप रे, ये तो बड़ा अजीब सा समाज रहा है। कैसा समाज रहा है? यहाँ पर एक राजा है, राजा के 4 पुत्र हैं, एक दूसरा राजा है, उसकी पुत्रियाँ हैं, इनके पुत्र का उनकी पुत्रियों से विवाह होता है। और यहाँ पर दशरथ जो राजा हैं, वो अपने बड़े पुत्र से बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन एक माता कह देती है कि हमें अपने पुत्र के लिए राज्य चाहिए और इसको वनवास दे दीजिए। और पुत्र ने बिना एक बार कोई भी बहस किए हुए अपने पिता की बात मान ली, बल्कि वह उस माता के पास जाकर हाथ जोड़ के खड़ा हुआ और उस माता से आज्ञा सबसे पहले मांगी जिसने उससे वनवास के लिए कहा था। जब राम वनवास के लिए जाने लगे हैं तो उन्होंने जाके सबसे पहले जो आज्ञा मांगी है वो कैकेयी माता से मांगी है। कैकेयी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए कि माता, आप अपने मन में कहीं से भी कोई मैल न लाइएगा कि आपने राम को वनवास दिया, आपका आशीर्वाद है माँ, और राम आपके आशीर्वाद की लाज रखेगा। अंग्रेज हैरान हैं, अरे ऐसा भी राष्ट्र हो सकता है क्या जिसको राजा बनना था वो राज्य छोड़ दे रहा है। सीता माता जो इतने ज्यादा कहा जाए सुखों में पाली गई थी, उन्होंने महल में रहना उचित नहीं समझा। आराम से अयोध्या में महल में रहती, सुख से रहती,
उन्होंने ऐसा नहीं समझा। उन्होंने कहा जहाँ पति जाएगा वहाँ मैं भी रहूँगी। और उन्होंने राजमहलों के सुखों का परित्याग कर पति के साथ रहना उचित समझा। उन्होंने पति के साथ रहने को ही राजमहल से बड़ा सुख माना। अंग्रेज और पागल हो गए, अरे बाप रे, हमारे यहाँ इस तरह कोई हमको भगा देता तो सबसे पहले हमारी बीवी तलाक देती, अगले दिन ही बीवी दूसरी शादी कर लेती। और यहाँ क्या चल रहा है भाई? यहाँ जो महलों में रहने वाली है वह स्वयं अपने लिए वन के कष्टों का वर्ण करती है, और वो भी बिना आह किए हुए। ये दोनों तो ठीक थे भाई, क्योंकि पति जा रहा था तो पत्नी साथ जाती। अब ये छुटका भाई कहाँ से चला जा रहा है? भाई लक्ष्मण कहाँ से चले जा रहे हैं? लक्ष्मण को चिंता है कि भाई और भाभी अकेले जाएंगे, इनकी देखभाल कौन करेगा? तो लक्ष्मण चल पड़ते हैं, छोटा भाई चल पड़ता। और फिर लक्ष्मण की जो पत्नी है वह भी एक पवित्रता नारी की तरह जब तक लक्ष्मण वापस नहीं है तब तक दीपक जलाकर उनका इंतजार करती है। और अल्टीमेटली ये हो रहा है कि वह भरत जिसके लिए कैकेयी ने राम को वनवास दिया, तो वह भरत भी आता है तो वह गद्दी स्वीकार नहीं करता, वो बड़े भाई की खड़ाऊ रख करके शासन करता है। अद्भुत। अंग्रेजों ने जब ये पढ़ा बोला कि ये ऐसा समाज कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। फिर जब उन्होंने महाभारत वाली चीजें पढ़ी, अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा, ये सब पढ़ के उन्हें लगा कि नहीं, यह समाज बिल्कुल अलग सा है। इसलिए जब अंग्रेजों ने इतिहास पढ़ा तो दो ग्रुप आ गया। एक था जिनको इंडोफोबिया था, जो डर रहे थे भारत के इस संस्कृति से, इस समाज से। इनको लग रहा था भाई अतीत में भारत की इतनी अच्छी चीजें हैं। और कुछ थे इंडोमैनियक, जिनको भारत की इन चीजों से बड़ा लगाव हो गया। और दोनों ने ही भारत का नुकसान किया। अंग्रेजों ने जब इतिहास को लिखने का प्रयास किया, भारत के इतिहास को समझने का प्रयास किया, कुछ ने तो कह दिया कि भारत में कुछ भी नहीं था, इसे इंडोफोबिया कहा गया। और कुछ ने जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण बातें ढूंढी, तो उन्होंने केवल ये बताया कि भारत का अतीत बहुत अच्छा था, यहाँ आध्यात्म ही सब कुछ था। उन्होंने भारत को केवल दार्शनिक और आध्यात्मिक बातों का राष्ट्र माना। उन्होंने भारत के अतीत में हुए जितने भी वैज्ञानिक खोजें थी, जितने भी वैज्ञानिक पक्ष थे, उनको नकार दिया। और अब यहां पर इतिहास अंग्रेजों ने अपने हिसाब से लिखा। और अंग्रेजों के इतिहास लिखने का तरीका क्या था? वह भारत में एकता, जो विभिन्न वर्गों के बीच एकता थी, उसे समाप्त कर देना चाहते थे। तब उन्होंने अगर इतिहास का विभाजन किया तो इतिहास का विभाजन क्या करते हैं? हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड। उन्होंने हिंदू का इतिहास, हिंदू के समय का इतिहास, मुस्लिमों का इतिहास और आधुनिक इतिहास लिखा। उन्होंने प्राचीन, मध्यकाल, आधुनिक नहीं दिया, उन्होंने ये इतिहास दिया। और उनका उद्देश्य था हिंदुओं मुसलमानों को लड़ाया जाए। अगर वो आधुनिक इतिहास कहना चाहते थे तो क्रिश्चियन का इतिहास लिखते ना। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि आधुनिक काल में जितने अत्याचार हुए उतने तो शायद प्राचीन और मध्यकाल में भी न हुए हों। और इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अंग्रेज तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों ने इस प्रकार का विभाजन यहां पर प्रस्तुत कर दिया। तो इस प्रकार अध्ययन की सुविधा के लिए हम इतिहास को 3 भागों में बांट लेते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और यहां पर आ जाता है हमारे पास क्या? आधुनिक इतिहास। अब एक बात और समझिए, भारतीयों की इतिहास के प्रति समझ बिल्कुल अलग थी। महाभारत में भीष्म पर्व है, शायद भीष्म पर्व में भीष्म कहते हैं कि इतिहास वो है जो प्रत्येक व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की शिक्षा देता है, और इसके द्वारा वह व्यक्ति समाज का उत्थान करता है, समाज का उद्धार करता है, समाज के उत्थान में सहायक बनता है। अर्थात अंग्रेजों के लिए जहाँ छोटे मोटे युद्ध इतिहास की बातें थीं, वहीं भारतीयों के लिए छोटे मोटे युद्ध इतिहास की बातें नहीं थीं। भारतीयों के लिए वे मूल्य इतिहास में लिखे गए
उन बातों को इतिहास में लिखा गया जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम होता, जिससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जैसे सभी पक्षों का उद्धार होता। और जब इन पक्षों को लिखा गया तो वहाँ तिथियों पर ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि तिथियाँ मात्र अंक थे। तिथियों के बारे में उन्होंने कोई ध्यान इसलिए नहीं दिया कि वो मुख्य बात पर टिके रहना चाहते थे। वो तिथियों को आधार बनाकर अपनी बातों को या व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। इसलिए भारतीयों ने अपने इतिहास में केवल उन्हीं बातों को संजो कर रखा जिन बातों से समाज का कल्याण होता था। इसको समझने के लिए आपको भारत के इतिहास को बहुत गंभीरता से पढ़ना होगा, तब यह समझ में आ पाएगा। अंग्रेजों ने एक काम और किया। अंग्रेजों ने द कोड ऑफ जेंटू ला करके मनुस्मृति का अनुवाद कर दिया। मनुस्मृति जो अतीत में कहीं से भी लोकप्रिय नहीं थी, कुछ पन्नों की एक पुस्तिका को उठाया अंग्रेजों ने और उस पुस्तिका को इस तरह से पब्लिश कराया कि अतीत का भारत यही था। और आज भी जो लोग मनुस्मृति को कतई नहीं पढ़े हुए हैं, वो भी मनुवादी मनुस्मृति को लेकर न जाने क्या क्या अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। यही सबसे मुश्किल बात होती है। वे लोग जो इतिहास के मर्म को नहीं जानते, वो इतिहास को लेकर युद्ध और दंगों तक के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, मैंने अब तक जो आपसे बात की, ये बात इतिहास के एक संक्षिप्त परिचय के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, और इसी आधार पर आप अपनी समझ को इतिहास के संदर्भ में और विस्तार भी दे सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इतिहास में इतनी गुंजाइश हमेशा रहती है कि कोई भी व्यक्ति इतिहास के तथ्यों को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करता है, और जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थवश ये करता है, तब इतिहास का एक विकृत स्वरूप समाज के सामने आता है, और वह इतिहास लोगों के बीच लड़ने का कारण बनता है। अन्यथा इतिहास लड़ने लड़ाने का कारण नहीं बनना चाहिए। इतिहास सबक लेने का कारण बनना चाहिए। इतिहास हमारी प्रगति को सुनिश्चित करने वाला एक प्रमुख कारक बन सकता है, अगर हम इतिहास का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें तब। E.H. कार ने भी कहा था कि इतिहास में जो तथ्य होते हैं वो इतिहास के नहीं, इतिहासकार के लिए कच्चा माल होते हैं। अर्थात जब हम कई तथ्यों को इकट्ठा करते हैं, तो अगर हमने अपने स्वार्थ के हिसाब से उसकी व्याख्या कर दी, तब वो तथ्य उसी तरह बोलेंगे। दूसरे ने अपने हिसाब से कर दी तो तथ्य उस तरह से बोलेंगे। इसलिए वास्तव में जो तथ्य मिलते हैं उनसे इतिहास नहीं, इतिहासकार अपने मन की बात को रचने का प्रयास करता है। और वास्तव में इतिहासकार है कौन? इतिहासकार वही है जो बिना किसी पक्षपात, राग द्वेष के साक्षी भाव से तथ्यों से जो सूचनाएं मिलती हैं उन्हें वह हूबहू रख देता है, वो इतिहासकार है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कमजोरियां होती हैं, तो इतिहासकार की भी अपनी कमजोरियां होती हैं। इसलिए वह तथ्यों को जब समझता है, सोचता है, तो उसी हिसाब से सोचता है जिस हिसाब या जिस तरह की मान्यताओं को वह मानता है। लेकिन अब वर्तमान में इतिहास को वैज्ञानिक आधार दिया जा रहा है। इतिहास में पुरातात्विक या पुरातत्व को भी शामिल किया गया है, कार्बन डेटिंग आदि चीज़ों को शामिल किया गया है, विभिन्न प्रकार के स्रोतों को शामिल किया गया है। इसलिए अब इतिहास को अधिक वैज्ञानिक स्वरूप दिया जा रहा है। मैं अब अगले एपिसोड से किस्सा प्राचीन भारत का प्रारंभ करूंगा। आज यह मात्र एक इंट्रो था, यह एक टोन सेट करना था कि इतिहास के बारे में हमारी एक इतनी छोटी सी समझ बनी होनी चाहिए, और इसी समझ के आधार पर फिर हम भारत के इतिहास के विभिन्न पक्षों को आगे बढ़ाएंगे। तो अगले एपिसोड से हम प्रारंभ कर देंगे किस्सा प्राचीन भारत का। तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे तब मिलता हूँ। धन्यवाद।